हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं जियोग्राफी विथ नरेंद्रनाथ। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे जियोग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका का भूगोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी, पीएससी या आप इंटरनेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या यूजी, पीजी के सिलेबस में है नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका का। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के भौतिक जो विभाग है। हमारे वर्ल्ड जियोग्राफी सेशन में, गुड मॉर्निंग जियोग्राफी सेशन का एक ख़ास सेशन चल रहा है वर्ल्ड जियोग्राफी, जो कि हमारे चैनल पर वीडियो है, आप ज़रूर विजिट करें। तो आज ये उत्तरी अमेरिका का जो भौतिक विभाग है उसको हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के जो एरिया कवर करता है, क्योंकि बहुत बड़ा महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका। लगभग 24709,000 स्क्वायर किलोमीटर जो देख रहे हैं डिजीज, इतने स्क्वायर किलोमीटर में है। और लगभग 16.5 अर्थात 16.5% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया और लगभग 4.8% ऑफ द टोटल सरफेस ये जो है हमारे उत्तरी अमेरिका की। तो ये बेसिकली एरिया है। और अगर आप देखें उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में जो स्थित विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जिसका क्षेत्रफल जो है आप जानते होंगे कि यूरोप महाद्वीप का लगभग 2.5 गुना है। और इस महाद्वीप का अगर लैटिट्यूडनल विस्तार अर्थात अक्षांशीय अगर विस्तार को देखें तो लगभग 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ये आपका याद रखना होगा। जबकि इसका देशांतरीय विस्तार अर्थात इसका देशांतर जो लॉन्गिट्यूडनल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो अगर देखें तो 12 डिग्री से पश्चिम से लेके देशांतर से लेके आपका 172 डिग्री ये फैली हुई है। तो ये आपको याद रखना होगा। ये आपका लोकेशन जो है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और उसके बाद हम आज के जो खास उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेश जो है उसको हम सिस्टमेटिकली आपको बताएंगे, जो कि प्राकृतिक जो स्वरूप के दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि आप देख रहे हैं कैनेडियन सिल्ट। ये जो एरिया है इसको हम कैनेडियन सिल्ट के रूप में अलग डिवाइड कर सकते हैं। फिर दूसरा एप्लिसियन जो पर्वत के उच्च भूमि एरिया है, इसको हम अलग कर सकते हैं। तीसरी जो पॉइंट है वो रॉकी का पर्वतीय भाग अर्थात रॉकीज माउंटेन जो है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा भी कहा जाता है। और 4 नंबर में मध्यवर्ती ये जो देख रहे हैं सेंट्रल मध्यवर्ती तथा तटीय मैदान के क्षेत्र हैं। और नंबर 5 सुदूर दक्षिण के उच्च प्रदेश और पश्चिमी द्वीप समूह। तो ये सारी हम डिटेल आपको बताएंगे, हमारे साथ बने रहेंगे आज इस खास सेशन में, क्योंकि आप जानते होंगे कि आज 1 अगस्त है और हमारे इंस्टीट्यूशन का आज एस्टैब्लिश डे भी है। टोटली हम इस लेक्चर डेडिकेट करते हैं माई इंस्टीट्यूशन चैतन्य कॉलेज जांजगीर चांपा पामगढ़ छत्तीसगढ़ में है। और ये लेक्चर टोटली हम डेडिकेट करते हैं आज के एस्टैब्लिश डे पर। और हमारे साथ बने रहेंगे। अगर अच्छा लगे ज़रूर लाइक प्रेस कीजिएगा और अगर आप नया है हमारे चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक बेल आइकन ऑल को क्लिक कर लेंगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, कैनेडियन सिल्ट के बारे में तो आप सुने होंगे, क्योंकि उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन और दृढ़ भूखंड है, जिसमें जो है कई पठार का रूप ले लिया है और मुख्य रूप में क्रेमियम पूर्व अर्थात प्री कैम्बियन चट्टानों द्वारा निर्मित है, जो कि रूपांतरित होने के कारण जहाँ पे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, निकेल, दस्ता, प्लाटिनियम, कई सारा प्लेटिनियम, यूरेनियम के जो खनिज जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। इसका विस्तार अगर देखें, जो कि हडसन की खाड़ी, ये जो देख रहे हैं हडसन के खाड़ी को चारों ओर उत्तर में आपका आर्कटिक जो है द्वीप और जो कि ध्रुवीय द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं, इससे लेकर लगभग दक्षिण में बृहद झील अर्थात ग्रेट लेक
तक जो है पश्चिम में मैकेंजी और निम्न भूमि से लेकर पूर्व में लेब्राडोर पठार तक इसका विस्तार देखने को मिलती है। इस शील्ड का क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। आपको बता दूं, ये जो कनाडियन शील्ड है, सबसे पहला पॉइंट, इसका एरिया है 25 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर पूर्व में ये ग्रीनलैंड तक विस्तृत था, किंतु अटलांटिक महासागर ने इसे पृथक कर दिया है और सुदूर उत्तर जो अंटार्कटिक बेसिन में भ्रंश उत्पन्न होने के कारण ये छोटे छोटे द्वीपों में बंट गया है। और हडसन के खाड़ी के समवर्ती जो भागों पर जो आपका तलछुट चट्टानों का निक्षेप मिलता है, इस भागों का औसत ऊंचाई अगर देखें 200 मीटर है। पूर्वी और पश्चिमी भाग अधिक ऊंचे हैं, जबकि लगभग 1000 मीटर तक ऊंचे आपको देखने को मिलेगी। और इन दोनों भागों में सेंट लॉरेंस नदी के घाटी के आसपास का क्षेत्र जो है सबसे कम ऊंचा होते हैं, आपको बता दूं। तो कनाडियन शील्ड को लॉरेशियन शील्ड भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना होगा। और कनाडियन शील्ड पर जो अपर्दन और जो उत्थान की जो क्रियाएं हैं वो बारी बारी में हो रही है। फलस्वरूप आज ही जो है समप्राय मैदान जैसा नज़र आते हैं। और जो अधीनतन जो कल्प में हिमानीकरण ग्लेशिएशन के फलस्वरूप जो पुरानी चट्टान के उभर आई है और विकसित जो अवस्था में है, पर कहीं कहीं उनको गुंबदाकार आकृतियों देखने को मिलती है। हिमानीकरण के कारण जगह जगह झील जो है, ग्लेशियल लेक जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेट बैरियर जो देख रहे हैं, ग्रेट बैरियर लेक ये जो देख रहे हैं, ग्रेट सिल्वर आपका अथवाक्स, आपका रेनडियर और विनीरोक जो है, और पश्चिमी भाग के प्रमुख झील जो है ये देखने को मिलती है। दक्षिणी भाग के झीलों में सुपीरियर जैसे मिशिगन, आपका झन रन जो है, हर्न जो है, एरी जो है, आरेंटियो वो जो है प्रमुख है। तो कनाडियन शील्ड का जो ऊपरी भाग अर्थात बिरंस दिखता है, बहुत सारे उसका नाम जो है बैरन आइलैंड, जहाँ पे जो है सार्थक है जी कोई यहाँ के सारी मिट्टी हट चुकी है और सारा भाग जो है तुंद्रा जो शीत मरुस्थल है और वहाँ वन उगाई है। और जो कि आप जानते होंगे हिमोड़ों के निक्षेप ने नदियों के बहाव मार्ग को अस्तव्यस्त जो है कर दिया है, जहाँ पे सारा भूदृश्य जो है अनाकर्षक लगता है। तो ये बेसिकली आपका रहा है कनाडियन शील्ड के नाम में। चलिए अगला पॉइंट में हम बात करते हैं, वो है एपेलिशियन पर्वत, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उच्च भूमि कहा जाता है, एपेलिशियन माउंटेन हाईलैंड्स। कनाडियन शील्ड के बाद अगर उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भूभाग अगर बात करें वो है एपेलिशियन है, जो कि आप जानते होंगे पार्मियन पीरियड के बना है। अत्यंत प्राचीन मोड़दार पर्वत है यहाँ पे, फोल्डेड माउंटेन, जबकि आज जो है काट घिस कर बहुत ही कम ऊंचा रहा गया है। औसत ऊंचाई की अगर बात करें 500 से लेके 1300 मीटर तक यहाँ पे विस्तार जो है महादेश के पूर्वी भाग में न्यूफाउंडलैंड जो एरिया आप देख रहे हैं, न्यूफाउंडलैंड से लेकर अल्बामा राज्य जो है वहाँ तक इसका विस्तार है। तो आज उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वतीय भाग जो कि पश्चिमी कड़ी ले रहा है, किंतु उसके निर्माण के बहुत पहले पूर्वी भाग जो है सर्वोच्च पर्वत रहा चुका है। और सच तो ये है कि जब ये अपने ऊंचाई के चरम सीमा पर था, पश्चिमी कार्डिलेरा का क्षेत्र समूह को जो है कोक में था, और एपेलिशियन का सबसे नवीन भाग सबसे अधिक जो है बलित क्षेत्र भी वो है जो अल्गेनी पर्वत पठार से पूर्वी है। और इस बलित क्षेत्र में जो है पूरा प्राचीन एपेलिशियन है, और पर्वत का निर्माण के समय यहाँ ज्वालामुखी क्रियाओं भी सक्रिय हुआ, और जिससे भीतर और बाहरी भागों में लावा का जमाव हुआ और अंतरिक्ष जमाव में दूर तक जो है बैथोलिक का निर्माण हुआ। और इसमें हजारों
और डाइक देखने को मिलती है, और सील जैसे का जो है यहाँ पे आविर्भाव हुआ है। और अस्तित्व में आने के बाद से एपेलेशियन के अनावृत्तिकरण के कारण जो कि प्रहार और इसमें रहा है, और अपर्दन जो अपर्दित होकर अब बहुत कम ऊंचा रह गया है। और बात जो भू संचालन ने इसे ऊपर उठा दिए, और जबकि नदियों में अपने कटाव जारी रखा, और फलस्वरूप अगर देखें इन क्षेत्र में गहराई घाटी का निर्माण हुआ, और अपर्दनकारी शक्तियों में काट छाट के चलते हुए आज यहाँ पर्वत के मूल मोड़ों के पहचान कठिन हो गई, क्योंकि जहाँ कभी सबसे ऊंचे पर्वत थे वहाँ आप घाटियाँ बन गई है। और ये जो तात्पर्य ये है कि यहाँ स्थलाकृतियों का प्रतिमूल या व्यतिक्रम जो है, इन्वर्शन ऑफ रिलीफ ऑफ टोपोग्राफी जो है वो पाया जाता है, जहाँ इस क्षेत्र का 4 अपर्दन चक्र अर्थात इरोशनल साइकिल से गुजर चुका है। आज ये क्रमबद्ध श्रृंखला ना होकर जो असंगबद्ध रूप में है, और आज ये बेसिकली ब्लू रिज के नाम में जाना जाता है। एपेलेशियन श्रेणी, सेंट्रल एपेलेशियन रेंज जो है आपका, क्रेडेंशियल पर्वत, आपका नोट्रे-डेम पर्वत, आपका ये जो है गैस्पे प्रायद्वीपीय जो एरिया है आपका लॉन्ग रेंज में ऐसी फैली हुई है। इन पहाड़ियों के अस्तित्व जहाँ अपरिदित पठार, और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको समतल प्राय सतह है, और घटिया और आपको घटिया जो है बनती है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। पश्चिमी जो स्थित कम्बरलैंड आपका किम्बरलैंड जो प्लेटो है, और पूर्वी स्थित जो है पिडमंट पठार के क्षेत्र है जहाँ पे 600 मीटर का ऊंचाई है। तो एपेलेशियन पर्वत की एक प्रमुख विशेषता है ये है कि जहाँ सुनिश्चित आपने एंटीक्लाइन और अभिनति अर्थात सिंक्लाइन का विकास पाया जाता है। और इसका मोड अगर देखें मोनोक्लाइन जो है, इसका पर्वत के दिशा जो है उत्तर पूर्वी अर्थात नॉर्थ ईस्ट से लेके दक्षिणी पश्चिम साउथ वेस्ट है, और जिसका लंबाई की अगर बात करें तो 3200 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 80 से लेके 200 किलोमीटर तक है। हडसन महावर्ग मार्ग जो है ये बेसिकली संपूर्ण क्षेत्र 2 भाग में बांटा जाता है, उत्तरी एपेलेशियन और दक्षिणी एपेलेशियन। देखिए ये जो भाग है ये बेसिकली हमने 2 भाग में डिवाइड करते हैं, उत्तरी एपेलेशियन और दक्षिणी एपेलेशियन। तो पहले बात कर लेते हैं उत्तरी एपेलेशियन, क्योंकि आप जानते हैं वीडियो विस्तार होते हैं, लेकिन हमारे चैनल में क्वालिटी वीडियो है और रहेगा आपके लिए। आप है तो मैं हूँ डॉक्टर नंदनाथ। आप देख रहे हैं जियोग्राफी विद नंदनाथ। हमारे साथ बने रहेंगे। लाइक बटन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये उत्तरी एपेलेशियन, नॉर्थ एपेलेशियन, जहाँ मुख्य जो पठारी भाग है, जहाँ की समतल प्रायद्वीपीय भूमि विभिन्न ऊंचाइयों में मिलती है, और सर्वाधिक ऊंचाई अगर बात करें 1600 मीटर है, और जहाँ की मिट्टी का भाव पाए जाते हैं, और निम्न भागों में झील पाए जाते हैं। संरचना की बात करें तो इस भागों में विभिन्न विविधताएं दिख जाती है। इनके स्थानों पर चट्टानों के परत में मोड़ भ्रंश जो है, और आपका विदरण मिलती है। कई स्थानों में ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण अग्नि और रूपांतरित चट्टान मिलती है, और रूपांतरित के फलस्वरूप नीस, शीस्ट, स्लेट, क्वार्ट्जाइट और कई सारा रचना जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपके रिक्वेस्ट रखने के लिए, तो बने रहेंगे। उत्तरी एपेलेशियन का जो न्यू फाउंडलैंड के पहाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, न्यू फाउंडलैंड के पहाड़ियाँ जो आपका वृक्षार के पहाड़ कहा जाता है, और ये जो पहाड़ियाँ कनाडा के जो आपका न्यू सर्विक और नुआ स्कोटिया, न्यू वार्गिस्क एंड नोवा स्कोटिया बेसिकली लेकर न्यू फाउंडलैंड तक एकाकी पहाड़ी के रूप में मिलती है, जिसका मरणनाक भी कहा जाता है। तो इसमें अगर बात करें नदियों द्वारा जो है ये एक दूसरे से अलग है, और जबकि ये जो श्रृंखलाबद्ध नहीं है, और इनमें जो पहाड़ियाँ देखने को मिलती है वो है आपका शिक्षक माउंटेन्स, आपका नोट्रे-डेम माउंटेन्स, आपका
कैलिडोनिया माउंटेन्स, लॉन्ग रेंज ऑफ न्यूफाउंडलैंड, ये जो एरिया है सब नॉर्थ एपेलेशियन के अंतर्गत जो है वो आते हैं। और वाइट माउंटेन ऑफ न्यू हैम्पशायर, ग्रीन माउंटेन ऑफ वर्मोंट, आपको टेकोनिक रेंज बेसिकली ये भी इस रेंज में आता है। और आपका एड्रियोनक माउंटेन ऑफ नॉर्थ न्यूयॉर्क, ये भी इस एरिया में आते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं हम बात करेंगे दक्षिणी एपेलेशियन, जो कि आप जानते हैं काफ़ी खास रहा है। साउथ एपेलेशियन जो कि प्रमुख पहाड़ी भाग है और एपेलेशियन का सबसे ऊंचा भाग है, जहां उत्तरी एपेलेशियन के अपेक्षा अधिक विस्तृत भी है। और एपेलेशियन पर्वत के उच्चतम शिखर इसी भाग में है। और इसका विस्तार की अगर बात करें, उत्तर में हाडसन घाटी से लेकर दक्षिण में आपका ओहाओ, जो आपका पेंसिल्वेनिया, जो वर्जीनिया, आपका टेनेसी, उत्तरी कैरोलिना, जॉर्जिया, अलाबामा राज्य तक विस्तार है। और सर्वोच्च इसका शिखर की अगर बात करें, गहरे जलमार्ग, डीप वाटर गैप, संकीर्ण गहरे घाटी जर्च यहाँ पे बनाती हैं, जलप्रपात यहाँ पे देखने को मिलती है। पर्वत श्रेणियों के बीच विस्तृत निर्माण मैदान जैसे विभिन्न प्रकार की भूआकृतियाँ इस भाग में यहाँ पे देखने को मिलती है। पश्चिम से पूरब के बढ़ने पर उसमें पहले पठार मिलता है, जो कि आल्गेनी और कम्बरलैंड, जिसे एपेलेशियन पठार कहेंगे। उसके बाद नवीन एपेलेशियन क्षेत्र में मिलता है और इससे सेंट पूर्व में प्राचीन एपेलेशियन क्षेत्र है। अंत में जो प्राप्त रेखा और तथा तटीय मैदान के जो है झांकी मिलती है। एपेलेशियन पठार की अगर बात करें, कुछ भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है एपेलेशियन पठार, जबकि इसका ऊंचाई की अगर देखें लगभग 700 से लेके 1300 मीटर तक है। और इस ऊंचाई के पश्चिम से लेके तथा उत्तरी पूर्वी में काम होते गई है। और पश्चिम में ये जहाँ पठार धीरे धीरे जो आपका मिसिसिपी के मैदान में मिल जाती है। और इस पठार के पुराजीवी महाकाल अर्थात पेलाजोइक एरा के चट्टान जो है क्षेत्रीय रूप में मिलती है। जबकि विपरीत होने से जो बेसिकली यहाँ पे आल्गेनी पठार वो देखने को मिलती है। और कम्बरलैंड प्लेटो जो कि यहाँ पे देखने को मिलती है, क्रमशः जो है उत्तर और दक्षिण में स्थित है। इसके अलग अलग नाम है और नदियों से इस पठार के जो है काटकर छोटे छोटे भागों में बढ़ गया है। और नदियों में पश्चिम की घाटी बहती है, जहाँ पे केसे केनोआ जो है और केंटुकी और किम्बरलैंड बहुत ही अधिक अपरदित होने के कारण इस पठार में स्थित जो है कोयला, लोहा, तांबा आदि जो खनिज जो है यहाँ पे मिलती है। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, नवीन एपेलेशियन क्षेत्र जो है ये जो है दक्षिणी एपेलेशियन का एक पार्ट रहा है। और इस क्षेत्र में पुराजीवीय जो परतदार चट्टान अर्थात पेलाजोइक सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये बेसिकली मोड़कर पर्वत श्रेणी बनाती है। यहाँ पे फोल्ड माउंटेन भी देखने को मिलती है। मध्य एपेलेशियन के जो श्रेणी या मुख्य एपेलेशियन पर्वत जो एपेलेशियन माउंटेन के ऊंचाई की अगर बात करें तो यहाँ पे 2000 मीटर की ऊंचाई देखने को मिलती है। ये बृहद घाटी अर्थात ग्रेट एपेलेशियन वैली भी कहा जाता है। और प्राचीन एपेलेशियन जो घाटी में विस्तृत रूप अर्थात थ्रेस्टिक फ्रियोट जो है आपका बालू पत्थर, चूना पत्थर, सेल आदि जो चट्टान जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। नवीन एपेलेशियन के चौड़ाई लगभग 38 किलोमीटर से 108 किलोमीटर तक विस्तार देखने को मिलती है। कुछ शताब्दियों में पूर्व पर्वतीय क्षेत्र में बना आच्छादित था, किंतु आज इसकी घाटियों में जो आपका अधिकतर जो है वन कट गए जा चुके हैं और वहाँ आप खेती की जा रही है, जो कि इस घाटियों में मिट्टी मिलती है उच्च भूमि से बहकर जहाँ जमाव हुआ है। इसका रंग लाल और पीली होती है और इस मिट्टी के कपास जो है और तंबाकू के जो है उत्पादन जो है यहाँ पे हो रही है। और तीसरी बहुत बड़ा एक भाग है एपेलेशियन का, जो कि प्राचीन एपेलेशियन क्षेत्र कहा जाता है। ये बृहद एपेलेशियन घाटी से जो है सटे पूर्व में विस्तार है और जिसके संरचना में क्रेम्बियन पूर्व चट्टानों की प्रधानता
प्राधान्यता जो है देखने को मिलती है। और पर्वत निर्माण कारी भू संचलन द्वारा यहाँ के चट्टान जो है अत्यधिक रूपांतरित है और यहाँ क्षेत्र जो है उत्तर की अपेक्षा दक्षिण के और नीचा है। और मोटे तौर पर अगर बात करें इसमें ऊंचाई जो है लगभग 1800 मीटर है। और इसकी पश्चिम सीमा पर अगर देखें तो ब्लू रिज श्रेणी है और जिसमें ग्रेट जो है स्मोक पर्वत ग्रेट स्मोकी माउंटेन कहा जाता है। और एपेलेशियन का सर्वोच्च शिखर अगर बात करें माउंट मिटकेल बोला जाता है और इसमें है। इस पर्वत का गंबुदाकार डोम शेप जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में ऐसे गंबुदाकार जो महाडियो बिखरे हुए जिसमें कुछ ऐसा ही नाम है, बेसिकली इसको याद रखना तो पड़ेगा, जहाँ पे 1500 से लेकर 1800 मीटर ऊंचाई देखने को मिलती है। पूर्वी की ओर क्षेत्र जो है क्रमशः अपरदित होते हैं और ढालू होते हैं और जहां पिडमंट के नाम जाना जाता है। नदियां पश्चिम से पूर्व के ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है, जैसे सुनाडोनिया और राजपेनाक जो है आपका रेफेंच और जेम्स और रोनक और आपका सावाना एपेलेशियन स्थानीय जल विभाजक का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और ख़ास पॉइंट, एक प्रात रेखा जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, प्राचीन एपेलेशियन या पूर्व तटीय मैदान से मिलती है। ढाल में अचानक परिवर्तन जो है आ जाता है और नदियों का प्रभाव प्रपात जो है वाटरफॉल्स बनाती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक प्रपात जो है बनाने वाले ऐसे स्थान एक सीधे में आते हैं और वो प्रपात रेखा अर्थात वाटरफॉल लाइन के नाम से जाना जाता है। प्रपात रेखा पर कितने जल शक्ति केंद्र की स्थापना हुई है और नगर बस गई है। और प्रपात रेखा वास्तव में एपेलेशियन के निम्न पर्वतीय जो है पूर्वी भाग की सीमा है और वहाँ एपेलेशियन का उच्च भाग इतना निम्न है, उच्च भाग जो है इतना निम्न हो जाता है कि वो तटीय मैदान सीमा जो है हो जाता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे वेस्टर्न कार्डिलेरा, जो कि काफ़ी खास रहा है, पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम में जाना जाता है। चलिए आपको बताते हैं आपको कि एक उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग अर्थात विस्तृत पर्वतीय प्रदेश है और उत्तर में बेरिंग जल संधि अर्थात बेरिंग जो स्ट्रीट कहा जाता है लेकर दक्षिण में पनामा जल संधि जो है पनामा असलैम जो तक फैली हुई है। 7000 किलोमीटर के लंबाई इस एरिया और इसके विभिन्न प्रकार के विभिन्न काल में श्रेणियों में बदलाव का जो है कार्डिलेरा के नाम में जाना जाता है। प्रसिद्ध पर्वत श्रेणी रॉकी के नाम पर भी इस पश्चिमी कार्डिलेरा को रॉकी पर्वतमाला या रॉकी का पर्वतीय भाग भी कहा जाता है। देखिए, ध्यान से देखेंगे, मैप के साथ बने रहेंगे और पूरा आप क्लास का लाभ उठाएंगे। उम्मीद है कि पूरा आप देखेंगे और इसके साथ ही साथ आपको सारी जो है तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ये पर्वतीय भाग जो है पूर्वी पर्वतीय भाग जहाँ पे एपेलेशियन पर्वत से जो है सर्वथा भिन्न है। एक तो ये है कि अपेक्षाकृत नया है, हाल का फिर ये जो है ये भी करोड़ों वर्ष में पूर्व बना हुआ है और इसके कारण यहाँ के शिखरों की बात करें जो पेग है लगभग 6000 मीटर तक और दूसरी यहाँ पे एपेलेशियन के से कहीं अधिक विस्तृत देखने को मिलती है, क्योंकि संपूर्ण महादेश के एक तिहाई जो क्षेत्रफल फैला हुआ है ये वाला एरिया, ये पर्वतीय भाग जो कार्डिलेरा 3 लंबे समांतर विभागों से विभक्त तो हुआ है, जिसमें पर्वत रॉकी पर्वत श्रेणी, पश्चिम में प्रशांत महासागरीय तट पर्वत श्रेणी और मध्य में आपका जो है पर्वतीय पठार के माध्यम से बनी हुई है। आप देख रहे हैं जियोग्राफी विद नरेंद्रनाथ, हमारे साथ बने रहेंगे। और पहला जो है एक रॉकी जो पर्वत श्रेणी अर्थात रॉकी माउंटेन सिस्टम के थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि ये जो पश्चिम के कार्डिलेरा के सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है और जहाँ आल्प्स जो नाम सुने होंगे, आल्प्स तथा हिमालय के समकालीन है और आल्प्स और हिमालय का फैलाव जो है पूर्वी पश्चिम है,
तो इसका रॉकी का जो उत्तरी दक्षिण कई नदी घाटी के द्वारा कट कर भी ये जो है अविच्छिन्न पर्वत श्रृंखला अर्थात कंटिन्यूअस माउंटेन चेन जो है बन गई है, इसके रूप में मिलती है। इसका निर्माण हुई है 7 से लेकर 13 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है और फोल्डेड माउंटेन, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन के नाम में भी जाना जाता है। इसकी स्थिति और विस्तार को देखें जो कि प्रशांत महासागर तट से लेकर जो आपको सैकड़ों किलोमीटर अटकर है और पर्वत मध्यवर्ती भाग का अगर बात करें, मध्यवर्ती भाग में समुद्र तट से इसकी दूरी लगभग 1600 अर्थात 1600 जो 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। ग्रेट बेसिन और कॉर्डिलेरा पठार के नाम में जो निकट उत्तर से इसे ब्रुक्स रेंज, एंड्रिकॉट रेंज, मैकेंजी माउंटेन तथा दक्षिण मैकेंजी के ईस्टर्न सीरिया और मेडर के नाम से भी पुकारते हैं। सियरा मदरे में जलामुखी क्रियाओं के प्रमाण मिलती है, आपको बता दूं, और इसका फलस्वरूप विभागों में सोना भी मिलती है, चांदी भी मिलती है, दस्ता, शीशा, आपका नानान प्रकार के खनिज जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। क्षेत्र के प्रमुख चोटी अगर बात करें, पोपोकेटेपेट जो है पोपोकेटेपेट बेसिकली 5452 अर्थात 5452 मीटर की जो ऊंचाई है। ज्वालामुखी शंकु आकृति होते हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए रॉकी पर्वत श्रेणियों में बहुत जो है प्रमुख चटिया जैसे कि डनराक, मिचलोन, आपका कैम्बल, किल, सिर जेम्स मैकब्रीन, रॉफसन, आपका सिर विल्फ्रिड लूसर, आपका कोलंबिया, एस्निविनिया, ये जो है इतने सारे पेक भी यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लाउड पेक, ग्नैंड, लोरेनिया, मेडिसिन ब्लू, आपका लॉन्ग पीक, एल्वर्ट, सिल्वर्टन, ये सब जो है टीलर और सियरा बलेंसिका, इनका सबसे अधिक ऊंचाई एल्वर्ट अर्थात 4398 मीटर, आपका व्लेका जो है 4386 मीटर, लोंग्स, ये काफ़ी ऊंचा जो है पेग यहाँ पे देखने को मिलती है। तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें हमारे हिमालय के जो एवरेस्ट से आधी ऊंचा भी नहीं है, फिर भी कई सारा पेग यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट है कि इस क्षेत्र का प्रशांत तट के पर्वतीय क्षेत्र जो है पैसिफिक माउंटेन के किनारे, जो कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा के सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणियाँ है और जिसका निर्माण रॉकी पर्वत श्रेणी के पहले हुआ है। ये पर्वत दो समांतर श्रेणियों में मिलती है और इन श्रेणियों के बीच निम्न भूमि पाए जाते हैं जिसमें ग्रेट वैली ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है और कैलिफोर्निया, विलेमेट्टी वैली और फुगेट सांट सबसे पश्चिमी पर्वत के तटीय जो पर्वत श्रेणी है कोस्टल रेंज नाम दिया गया है। और भले ये कैलिफोर्निया मध्यवर्ती भाग में स्पष्ट दिखती है पर इसका प्रारंभ जो है अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया के जो पश्चिम स्थित द्वीपों से होकर होता है और दक्षिण में ये जो कैलिफोर्निया प्रायद्वीपीय होते हैं और मेक्सिको के और मुड़ जाती है। इनकी ऊंचाई लगभग 3000 अर्थात 3090 मीटर तक है और इनसे कहीं अधिक लंबी और स्पष्ट प्रशांत तट के पूर्वी जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं जो विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से पुकारती है, जैसे कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अलास्का श्रेणी, अलास्का रेंज और आपका सल क्रीक रेंज, आपका कास्केड श्रेणी, अर्थात सियरा नेवेदा और पश्चिम सियरा मद्रे, ये पर्वत श्रेणी जो है यूक्रेन, फ्रेजियर, कोलंबिया, आपका सेंट कोलोराडो इत्यादि नदी घाटियाँ जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। रॉकी के समान है ये पर्वत श्रेणियों के काफ़ी ऊंचा है। पश्चिम कॉर्डिलेरा के सर्वोच्च जो चोटी इसी भाग में अलास्का श्रेणी में माउंट मैकिनले और जो कि 6187 मीटर है और इस पर्वत के भाग के निर्माण की अगर बात करें ज्वालामुखी क्रियाओं और ज्वालामुखी के रूप में आपका मैकिनली का नाम उल्लेखनीय और कास्केड श्रेणी ज्वालामुखी चट्टान से बनी है और मृत ज्वालामुखी डेड वल्कानो यहाँ जो है वल्कानिक कोन बनाती है
जिसमें रेनियर आपका लगभग 3171 मीटर, शास्ता 4316 मीटर, लसेन 3186 मीटर और हिटनी 4418 मीटर ज्वालामुखी जो है शंकुओं से बनी अन्य चटियाँ जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसका और एक भाग जो है अंत पठारीय अर्थात पर्वतीय इंटर माउंटेन प्लेटो वाला जो एरिया है, वो कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा में रॉकी पर्वत श्रेणी और प्रशांत तट के पर्वत श्रेणियों में के बीच विस्तृत जो पठारी भाग मिलते हैं और जिसका ऊंचाई जो है वो 3000 मीटर तक है। और पर्वत श्रेणियों से घिरे जो इस पठार के 5 भाग के जो है बांटा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अलास्का पठार, ये जो एरिया अलास्का पठार और कोलंबिया के पठार और आपका ग्रेट बेसिन पठार और कोलोराडो और आपका मेक्सिको के जो पठार, बेसिकली अलास्का पठार जो है अलास्का राज्य का उत्तरी भाग है और इसकी पठार से होकर उत्तर गगनी जो यूक्रेन नदी बहती है और जो कुछ दूर पश्चिमी चलकर वेरिंग सागर में मिल जाती है और इस नदी के नाम पर इसका यूक्रेन पठार कहा जाता है। और कनाडा के और इस पठार की ऊंचाई लगभग 900 मीटर है और जिस पठार के ढाल जो है बेसिकली पश्चिम के और है और इसमें समुद्री तट के निकट अनेक लेगून मिलती है। इस पठार के क्षेत्र में 5 लाख वर्ग किलोमीटर लेगून्स फैली हुई है। कोलंबिया पठार की अगर बात करें तो कोलंबिया पठार बेसिकली अलास्का के दक्षिण है और कनाडा में इस ब्रिटिश कोलंबिया के पठार और संयुक्त राज्य में कोलंबिया जो क्षेत्र है और इसका कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें 4.6 लाख वर्ग किलोमीटर और ऊंचाई की अगर बात करें तो 1800 मीटर है और इसमें कई सक्रिय जो ज्वालामुखी है पहाड़ जो है वो देखने को मिलती है। इस पठार पर लगभग 700 मीटर मोटा लावा निक्षेप मिलता है, जहां लावा में घाटियों का निर्माण घाटी प्रदेश और के कोलंबिया जो कि इस पठार के प्रसिद्ध नदियां है और बेसिकली यहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क हम नाम सुने होंगे, मिलती है गर्म पानी झरने जो है गीज़र पाए जाते हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध है वो गीज़र के नाम में। ओल्ड फेथफुल नामक गीज़र इस पार्क में है और ग्रेट बेसिन जो है समतल ना होकर जो है कि काट छट कर और ऊंचा नीचा इस तरफ जो है देखने को मिल रही हैं और छोटे छोटे कई नदियां यहाँ पे बहती हैं जैसे कि बीट सर्वियर 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। उत्तरी अमेरिका नदी का तो मेरा अलग वीडियो आ रही है और जो कि ये वीडियो में हमने भौतिक विभाग को बात कर रहे हैं और इस बेसिन की मरुस्थलीय जो दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इसके कई नदी समुद्रीय तक नहीं जाते हैं और जिसमें सबसे बड़ा ग्रेट साल्ट लेक जो है 5000 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। और ये जो झील आप देख रहे हैं ग्रेट साल्ट लेक, अन्य उल्लेखनीय झीलों का नाम जैसे उठाव है, मोनो आवेंस और काफ़ी मनोरम दृश्य यहाँ पे देखने को मिलती है। बहुत ही अधिक बाष्पीभवन भी होते हैं यहाँ पे और इनका जल खारा जो कि नमक क्योंकि सॉल्ट के भाग मात्रा में ज़्यादा है और ये जो ग्रेट साल्ट लेक जो है प्रति 4 करोड़ टन नमक जो है यहाँ पे 3 करोड़ टन सोडियम बेसिकली यहाँ पे सोडियम और सल्फेट प्राप्त किया जाता है। इसमें बेसिन के उत्तरी और मध्यवर्ती भागों के ऊंचाई की अगर बात करें जो कि 1500 से लेकर 1800 मीटर है, किंतु दक्षिण पश्चिम जहां काफ़ी नीचे गया है नीचा हो गया है और समुद्र तल से भी लगभग 1500 मीटर नीचा है। जो निम्न भाग कैलिफोर्निया के जो कि दक्षिण पूर्व में डेथ वैली के नाम में जाना जाता है, आप जानते होंगे डेथ वैली उत्तरी अमेरिका के इसमें निची भूमि अंततः इसमें नहीं मिलती। जो आपका कोलोराडो पठार है ग्रेट बेसिन के दक्षिण में है और जिसका ऊंचाई लगभग 800 मीटर है
और ये जो पठार कोलोराडो पठार बेसिकली इन दोनों भाग अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पठार का धरातल जो है बालू स्तर अर्थात सैंडस्टोन, चुना पत्थर, लाइमस्टोन से निर्मित होते हैं। और नदियों में नदियों ने से ये इसमें बेसिकली काट कर गहरी घाटी बनाती है, जहाँ पे इसका पठार के पर्वत जो है सर्वमुख नदी कोलोराडो जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। 320 किलोमीटर लंबी और 8 से 18 किलोमीटर चौड़ा है, और जो कि 1 से 1.5 गुना किलोमीटर गहराई, संसार में सबसे गहरी और संघरी घाटी जो है निर्माण करती है। ग्रेट कैनियन यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस कैनियन के ये जो ग्रेट कैनियन आप देख रहे हैं, यहाँ पे गहराई जो है कई जगह में 800 मीटर है, और इसकी ऊपरी खंड पर जो है खड़े किसी व्यक्ति को नीचे घाटी में जो है झुकना जो है काफ़ी भयंकर आप देख सकते हैं। और मैक्सिको पठार के दक्षिण में पूर्वी सियरा मद्रे और पश्चिम में सियरा मद्रे पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। और ये जो श्रेणी दक्षिण के और जाकर एकाकार हो गई है, और इस प्रकार ये पठार 3 और पर्वत से घिरी हुई है, जहाँ ज्वालामुखी प्रभाव के कड़ी चट्टान जो है मिलती है। और इसमें ज्वालामुखी पठार के कहते हैं, और इस पठार की अधिकतम ऊंचाई 2400 मीटर है। पुरानी ज्वालामुखी में जल भर जाने से यहाँ जगह जगह से झील पाए जाते हैं, और इस पठार से आपका जैसे कि गोल्ड, सोना, चांदी, तांबा सब जो है आपका खनिज जो है वो मिलती है। दूसरा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट भाग है मध्यवर्ती तथा तटीय मैदानी प्रदेश, सेंट्रल कोस्टल प्लेन। तो ये जो मैदान एपेलिशियन और रॉकी पर्वत के बीच तथा कैनेडियन शील्ड के दक्षिण उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जहाँ ये जो भाग पहले छिछला समुद्र था, जो कि एपेलिशियन और बाद में रॉकी पर्वत के अपरदन से प्राप्त अवशोधियों में निक्षेप से भर गई है। और ये जो मैदान बन गई है, यहाँ पे पश्चिम तक इसका विस्तार लगभग 2000 किलोमीटर में है, और इसका ये जो मैदानी पूरा जीवीय महाकाल में यहाँ पे चट्टान जो है मिलते हैं, जो कि उत्तरी भाग में हिमयुग के कारण हिम आवरण और जो प्रभाव वो देखने को मिलती है, और हिम नदियों के निक्षेप तथा हिम को पिघालने पर जो हिम जोड़ मैदान के रूप में इसका कुछ भाग बना देती है। और महान झीलों के दक्षिण भाग का भाग और इस मैदान के जो ऊंचाई दक्षिण के और क्रमशः घटती चली गई है, और इस विशाल मैदान में कहीं कहीं एकाकी पहाड़ियाँ मिलती है, जो कि आपका कई सारा पुरानी चट्टान से मिली हुई है। और ओजरक आपका वाचिटा हिल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। इस मैदान के जो परतदार चट्टान में कई स्थानों पर कोयला खनिज जो है, कोल जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। मोटे तौर पर मध्यवर्ती मैदान को कुछ भाग में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि मैकेंजी नदी प्रदेश जो कि उत्तर में है, और कनाडा का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये कनाडा का क्षेत्र है। संयुक्त राज्य का उच्च भूमि मैदानी प्रदेश को भी अलग किया जाता है, और मिसिसिपी नदी प्रदेश इसको भी अलग किया जाता है। चलिए एक एक पॉइंट को आपको विस्तार से बता दे। मैकेंजी नदी प्रदेश जो है बेसिकली ये प्रदेश उत्तरी अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका का सबसे उत्तर में है, और जिससे होकर आपका उत्तर वाहिनी मैकेंजी नदी जो कि अंटार्कटिक महासागर में गिरती है, और इस पर हिमनदीय निक्षेप जो कि हल्का आवरण मिलती है कैनेडियन शील्ड के, और इसकी सीमा जो है ए पर अनेक हिम निर्मित झील जो है ग्लेशियर लेक का निर्माण हुआ है। दूसरा कनाडा का जो पैरी प्रदेश है, कैनाडियन पैरिस कहा जाता है, पश्चिम के और ऊंचा है, और जो कि एल्बर्ट पठार तथा मिसौरी पठार के नाम में पुकारते हैं। और ये जो है पैरी प्रदेश यूएसए की उत्तरी सीमा से लगा हुआ है, और गेहूँ खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है इस मैदानी क्षेत्र, आपको बता दूं। और संयुक्त राज्य का उच्च मैदान प्रदेश जो हाई प्लेन ऑफ यूएसए रॉकी से सटा हुआ है, और पूर्वी भाग में मिसिसिपी मैदान को और नीचे होता है। पश्चिम भाग जो है
गोपालन के लिए, और पूर्वी भाग जो है मिश्रित खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये जो एरिया है बैडलैंड टोपोग्राफी यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है मिसिसिपी नदी प्रदेश का अगर बात करें, मिसिसिपी बेसिन जो कि संयुक्त राज्य के राज्य के वही अंतरिक्ष भाग जो है, निम्न भूमि जो लोलैंड मैदानी क्षेत्र है, जिसमें होकर ये महादेश के सबसे बड़ी और लंबी नदी मिसिसिपी बहती है। और मिसौरी, आर्कनस, रेड और ओहियो इसका सहायक नदियाँ है। अपनी सहायक नदियों के साथ ये मैक्सिको के खाड़ी बनाती है और इसकी ढाल दक्षिण के ओर है, और उत्तर पूर्व में झीलों के ढाल पूर्वी और होने के कारण यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी जो है पूर्व की ओर बहती हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। मिसिसिपी नदी प्रदेश के मिट्टी बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, फर्टाइल होते हैं, जहाँ पे मक्का गेहूँ की खेती जो है विश्व से प्रसिद्ध रहा है। और उसके बाद मध्यवर्ती मैदान के दक्षिण के किनारे अर्थात गल्फ ऑफ मैक्सिको जो एरिया है, और एपेलिशियन पठार के पूर्व में जो समुद्री तट तक जो मैदान मिलते हैं उन्हें तटीय मैदान अर्थात कोस्टल प्लेन कहा जाता है। और ये तटीय मैदान जो है दो खंड में बांटा जाता है, एक है गल्फ तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। गल्फ तटीय मैदान की जो है आपका फ्लोरिडा से लेकर मैक्सिको के जो है तंत पे अर्थात 80 से लेकर 100 किलोमीटर चौड़ाई यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसका प्रमुख रूप से मिसिसिपी दरा लई जो है मिट्टी से बनी हुई है। समुद्र के लहरें और पर्वतों ने जो यहाँ पे निक्षेपण इसके निर्माण में योगदान किया, और पूर्व तटीय मैदान एपेलिशियन पर्वत और अटलांटिक महासागर के बीच लंबा तथा संग्रही लंबा अर्थात 1500 किलोमीटर की ऊंचाई चौड़ी जो 300 किलोमीटर तक है। कहीं कहीं इसका चौड़ाई 60 किलोमीटर ही है, और उत्तर के अपेक्षा दक्षिण में ये अधिक चौड़ा है। और इस दौरान में एपेलेशियन से निकालकर पूर्वी और बहने वाले कई नदियां हैं, जिसे हडसन, मोहावक, आपका डेलावेयर, आपका मस्किहाना, आपका जिम्प, ये सब नदियां जो है पठार से निकालती हैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारे नदियां पठार से मैदान में उतरते समय जलप्रपात जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे सुदूर दक्षिण के उच्च प्रदेश अर्थात द हाईलैंड ऑफ फार साउथ एंड वेस्टर्न इंलैंड्स, जो कि सुदूर दक्षिण के उच्च प्रदेश और पश्चिम द्वीप समूह जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका का सुदूर दक्षिण में बहुत ही जो है यहाँ पे रॉकी का पर्वत भाग होता है, और ये चट्टान का झुकाव जो है पूर्वी पश्चिम से लेकर मैक्सिको के दक्षिण से लेकर पनामा तक फैली हुई है, और ये भाग कैरिबियन प्रदेश कहलाता है। और इस क्षेत्र का पर्वतियों का जो है एंटलीज पर्वत एंटलियन माउंटेन के नाम में जाना जाता है। पर्वत के पूर्वी स्थित जो द्वीप जहाँ पे वेस्ट इंडीज पश्चिमी द्वीप समूह कहती है, और विस्तृत है। इनका उल्लेखनीय विशेषताएं जो है एक मोड़दार और अतिरिक्त इनमें कई ज्वालामुखी पर्वत भी देखने को मिलती है। दूसरा, ये उत्तर से दक्षिण के और यहाँ पे पेटियों में विस्तार है। इनके पेटियों में भूकंप आते हैं, और यहाँ पे कई सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलती है। पर्वतों का सिलसिला पश्चिमी द्वीप समूह तक चला गया है, और अधिकतर भाग जो है समुद्र में यहाँ पे डूबा हुआ द्वीप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। केवल ऊंचा घाटी और दृष्टिगोचर होते हैं। इन पर्वत के मध्य जो ग्रेनाइट रूपांतरित जो आपका और पुरानी लावा निर्मित चट्टान यहाँ पे देखने को मिलती है। पश्चिमी द्वीप समूह को ये जो द्वीप समूह कई भाग में भी इसको बता सकते हैं, जैसे कि बहामास जो कि छोटे और जालहीन द्वीप है, ये आपका फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी में स्थित है, और फ्रवाल चट्टान कोरल रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा द ग्रेटर एंटलीज बेसिकली जो कि क्यूबा, आपका डोमिनिक रिपब्लिक, बेसिकली पुएर्टो रिको एंड जमाइका जैसे बड़े द्वीप हैं, और इनमें ज्वालामुखी पर्वत के कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ पे नंबर तीसरा में बात करेंगे, यहाँ पे छोटे एंटलीज अर्थात द लीजर
एंटलीज, जिसमें छोटे द्वीप 2 पेटियों में मिलती है, और भीतरी पेटी जो कि ज्वालामुखी, और बाहरी जो पेटी है वो प्रवाल चट्टान से बनी हुई है। तो आज इस वीडियो में सारी भूआकृतियाँ जो आपको बताया, उत्तरी अमेरिका के जो भौतिक विभाग उसको हमने बताया। कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और फिर अगले वीडियो में हम मिल रहे हैं। उत्तरी अमेरिका का जो जल प्रवाह प्रणाली अर्थात नदी जो प्रणाली है, क्या क्या नदी देखने को मिलती है, हम जल्द आ रहे हैं। थैंक यू टू ऑल।